स्टडी 24 क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर उत्पादन संभावना वक्र के विषय में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? यह वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीक द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तो ये क्या करता है? उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों या फिर उन संयोगों का मतलब यहाँ पे क्या होता है? कम्बिनेशंस, जोड़े। तो ये दो वस्तुओं के ऐसे कम्बिनेशन को, ऐसे संयोगों को दर्शाता है जिन्हें संसाधनों और तकनीकों द्वारा क्या किया जा सकता है? उत्पादित किया जा सकता है। उत्पादन संभावना वक्र के अन्य नाम भी हैं, अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। नंबर 1 जैसे इसमें दिया गया है, उत्पादन संभावना फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इसी तरीके से इसको रूपांतरण वक्र या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के रूप में भी जान सकते हैं। और एक इसका तीसरा नाम जैसे कहा जा सकता है रूपांतरण सीमा या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। उसके बाद क्या है कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं या एजम्पशंस हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है कि किन मान्यताओं पर उत्पादन संभावना वक्र टिका हुआ है या किन मान्यताओं के आधार पर उत्पादन संभावना वक्र को बनाया जा सकता है। तो पहली मान्यता क्या है? संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग किया जाता है। जो भी संसाधन इसमें लगाए जाते हैं तो उनका पूर्ण रूप से और कुशल रूप से उनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। मतलब कि किसी भी साधन को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। जो भी साधन लगाया जाता है उसका पूरा का पूरा प्रयोग लिया जाता है, प्रयोग उसका किया जाता है वस्तुओं के निर्माण में। उसके बाद जो सेकंड जो इसकी एजम्पशन है, दूसरी जो मान्यता है वो है दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है, दो से ऊपर उत्पादन संभावना वक्र में हम नहीं दर्शा सकते। नेक्स्ट जो अपनी एजम्पशन है, इसमें थर्ड जो एजम्पशन है, थर्ड जो मान्यता है वो ये है कि संसाधन सभी वस्तुओं के उत्पादन के एक समान नहीं होते हैं। तो जो भी संसाधन होते हैं वो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। चौथी जो इसकी एजम्पशन है, चौथी जो मान्यता है वो है तकनीक का स्तर जो होता है उसको हम क्या मान लेते हैं? शुरू में स्थिर मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लिया जाता है। उसमें किसी तरीके का तकनीक में बदलाव नहीं लिया जाता है उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय। उसके बाद क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र की तालिका और वक्र किस प्रकार से बनाना है, कर्व किस तरीके से बनाना है, वो हम अब समझेंगे। तो पहले हम तालिका समझते हैं। तालिका के अंदर क्या है कि तीन जो है यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं। तो तीन कॉलम में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या है? पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन। पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी? कम्बिनेशन कौन से? दो वस्तुओं के कम्बिनेशन है वो इसमें लिए गए हैं, ए से लेके और एफ तक। तो 6 कम्बिनेशन इसमें हमने मान लिए हैं। उन 6 कम्बिनेशन में हमने 2 गुड्स दिखा दिए हैं। एक हमने वीट ले लिया है, गेहूँ, और दूसरा मशीन। तो या तो गेहूँ का उत्पादन होगा या मशीन का उत्पादन होगा या फिर दोनों का उत्पादन होगा। लेकिन दोनों में क्या होगा? एक का उत्पादन अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु का उत्पादन हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। और यह उत्पादन क्या होगा? बढ़ती दर से कम होगा, ना कि घटती दर से। तो ये बात याद रखने योग्य है कि जब दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के संयोग के अंदर परिवर्तन लाया जाएगा, परिवर्तन होगा साधनों का, तो उससे उत्पादन में एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने पर दूसरी वस्तु के उत्पादन में जो परिवर्तन होगा वो बढ़ती दर से होगा, इंक्रीजिंग रेट के अंदर होगा। तो यहाँ पे 6 कम्बिनेशंस हमने लिए हैं, ए से लेके एफ तक। तो जैसे ए कम्बिनेशन में 0 जो है वो वीट के लिए क्या होगा? उत्पादन होगा, जबकि 15 यूनिट जो दिखाई गई है इसमें
15,000 मशीन के लिए क्या होगा, उत्पादन किया जा सकता है जब सारे के सारे संसाधन मशीन पे लगा दिए जाए। तो 0 वीट का उत्पादन होगा और मशीन का 15,000 उत्पादन होगा। और जब सारे के सारे साधन वीट पे लगा दिए जाए तो 5 लाख टन्स 5 लाख टन जो होगा गेहूं का उत्पादन होगा। और 0 किसका उत्पादन होगा, 0 होगा अपना मशीन का उत्पादन। तो इस तरीके से क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू थी हमारी कि एक उत्पादन के एक वस्तु के उत्पादन के लिए सारे के सारे साधन लगा दिए जाएं तो कितना मैक्सिमम उत्पादन हो सकता है, जबकि दूसरी का 0 हो, 0 हो। इसी तरीके से जो बी से लेके ई तक के कम्बिनेशन है वो ये दिखा रहे हैं कि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, जैसे वीट का उत्पादन बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से, और मशीन का उत्पादन कम होता जा रहा है। और ये कम किस तरीके से हो रहा है, 14 12 9 5, मतलब कि इंक्रीजिंग रेट के अंदर इसकी में क्या हो रही है, कमी आ रही है। और वीट के उत्पादन में एक एक करके क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये इस तरीके से संयोगों को दिखाते हैं कम्बिनेशन में, तालिका में हमने इसमें देखा है। नेक्स्ट हम इसका ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ के अंदर क्या होगा कि वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, मशीन ले रहे हैं। वाई एक्सिस पे मशीन, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, मशीन ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे जैसे ही मशीन ली, ये वाई एक्सिस पे मशीन हो गई और एक्स एक्सिस पे हमारी वीट हो गई, गेहूँ हो गई। तो एक्स एक्सिस पे जो गेहूँ है उसकी 5 इकाइयाँ जैसे सारणी में हमने किया था, तो 5 इकाइयाँ जब मैक्सिमम होगी तो वो एफ बिंदु होगा। और उसके लिए मशीन की क्या होंगी, 0 इकाई होगी। इसी तरीके से अगर पूरे के पूरे संसाधन मशीनों पे लगा दिए जाएं तो 15 क्या होगा, मशीन 15,000 मशीन बनाई जा सकती है। और गेहूं का उत्पादन उस समय कितना होगा, 0 शून्य है, जब सारे के सारे संसाधन मशीनों पे लगा दिए जाएंगे। उसके बाद जो बीज के कम्बिनेशन बचते थे बी से लेके ई तक, वो दिखाए गए हैं। वो कैसे हैं, जब 1 यूनिट या 1 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जाता है तो मशीन का उत्पादन घटकर कितना हो जाता है, 14 हो जाता है, 14। उसके बाद क्या है, जब 2 उत्पादन होता है गेहूं का तो ये मशीन का 12 हो जाता है, 3 होता है तो 9 हो जाता है, 4 होता है तो 5 हो जाता है, और 5 होता है तो 0 हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये कम्बिनेशंस दिखाए गए हैं। जब इन कम्बिनेशंस को मिलाया जाता है तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है इस तरीके से। तो इसको हम पॉइंट्स के माध्यम से भी समझेंगे, बिंदुओं के माध्यम से भी समझेंगे। उपरोक्त वक्र में एक्स अक्ष पर गेहूं की इकाइयों को और वाई अक्ष पर मशीनों की इकाइयों को दर्शाया गया है। तो एक्स अक्ष पर हमने जैसे बताया था गेहूं की इकाइयों को दर्शाया गया है, और वाई अक्ष पर मशीन की इकाइयों को। बिंदु ए पर अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का उपयोग करके मशीन का अधिकतम 15 इकाइयाँ उत्पादित कर सकती है, और गेहूं की जब उस टाइम पे क्या होगी, एक भी इकाई उत्पादित नहीं होगी, 0 होगी इकाई गेहूं की। इसी तरीके से इसका उल्टा लिया जाए, जब हम बिंदु एफ की बात करते हैं तो बिंदु एफ पर अर्थव्यवस्था की सभी संसाधनों का उपयोग गेहूं के उत्पादन के लिए करती है, तो उत्पादन की 5 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है गेहूं की। 5 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, और मशीनों का क्या होगा, 0 उत्पादन होगा, कोई उत्पादन नहीं होगा। इसी तरीके से आगे देखते हैं हम, जब ए और एफ के बीच में गेहूं और मशीन की क्या हो सकता है, विभिन्न संभावनाएं रहती है। ये ए पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है, तो ये ए है और ये एफ है, इनके बीच में काफ़ी सारी संभावनाएं रहती है उत्पादन की दोनों वस्तुओं के लिए। अगला पॉइंट है, जब ए बी सी डी ई एफ विभिन्न संयोगों वाले
जोड़ा जाता बिंदुओं को जोड़ा जाता है तो AF वक्र बनता है। और AF वक्र को हम क्या कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहा जाता है। AF वक्र संसाधनों के पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग के जरिए गेहूं और मशीन के उत्पादन की अधिकतम सीमाओं को दर्शाता है। सीमांत अवसर लागत। नेक्स्ट है हमारा सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी? यह एक वस्तु की वह इकाइयाँ होती है जिन्हें दूसरी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को प्राप्त करने के लिए त्याग दिया जाता है। तो एक वस्तु का जब उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन के अंदर क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, दूसरी वस्तु के उत्पादन को त्यागना पड़ेगा। और ये हमारा जो MOC होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है? बढ़ती दर से क्या होता है? इसके अंदर परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या है हमारा? PPC की कुछ विशेषताएं हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है? PPC नीचे की ओर गिरता है। तो PPC क्या है? नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। उपलब्ध संसाधनों के पूर्ण तथा कुशल प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों वस्तुओं के उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता है। दूसरा इसका बिंदु क्या है कि इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक और दूसरी वस्तु के उत्पादन से संसाधनों को हटाकर ही उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा? दूसरा जो विशेषता है, PPC मूल बिंदु की ओर क्या होते हैं? नतोदर होते हैं। नतोदर मीन्स कॉनकेव, कनकेव, अवतल जिसको बोला जाता है कनकेव। तो ये हमारे कनकेव होते हैं, अवतल होते हैं मूल बिंदु की, और क्या होते हैं? अवतल होते हैं। उसके बाद क्या है? इसके 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हम समझ लेते हैं। बढ़ती हुई, क्योंकि बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि MOC क्या होती है हमारी यहाँ पे? बढ़ती दर पे इसमें परिवर्तन होता है। तो बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण क्या होता है? PPC मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। उसके बाद क्या है? दूसरा पॉइंट है, वस्तु X या वस्तु जो हमने गेहूँ ली है तो उसकी क्या है? एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु Y, जैसे कि हमने मशीन ली है, कि अधिक से अधिक इकाइयों का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ता है। तो वही पहले वाला पॉइंट एक तरीके से है ये भी, कि MOC यहाँ पे क्या होगी? सीमांत अवसर लागत क्या होगी? यहाँ पे बढ़ती दर से उसमें परिवर्तन आएगा। मतलब कि त्याग हमें एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु का त्याग हमें अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि PPC का आकार कैसा होता है? वो 2 बातों पर डिपेंड करता है, वो जान लेते हैं। PPC का आकार, PPC का आकार मूल तक अवतल होता है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि मूल बिंदु से क्या होता है? अवतल होता है, कनकेव होता है। इसकी वजह से सीमांत अवसर लागत में वृद्धि होती है, MOC में वृद्धि होती है। सीमांत अवसर लागत MOC में वृद्धि के कानून में कहा गया है कि वस्तु X की प्रत्येक इकाई के लिए वस्तु Y की अधिक इकाइयों का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। PPC बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकी हुई होती है, और इसका कारण वस्तु X की क्या है? अर्थव्यवस्था की सीमित साधनों के कारण दूसरे वस्तु Y की कुछ इकाइयों का त्याग करके बढ़ाया जा सकता है। हालांकि जब MOC कम हो रहा हो तब PPC मूल में उत्तल है। MOC स्थिर होने पर एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद क्या है? जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो PPC नीचे हमने X एक्सिस पे आउट ऑफ शुगर लिया है, मतलब कि शुगर आउटपुट, शुगर की मात्रा ली है, और नीचे ऊपर Y एक्सिस पे हमने, यहाँ पे हम देख सकते हैं Y एक्सिस पे हमने यहाँ पे क्या लिया है? पिज़्ज़ा लिया है, आउटपुट ऑफ पिज़्ज़ा। और ये उत्पादन संभावना वक्र हमने बना दिया है। B, A और C पॉइंट क्या है? उत्पादन संभावना वक्र के बिल्कुल ऊपर है। तो ABCR क्या है? एफिशिएंट आउटपुट कम्बिनेशन लाइंग ऑन द PPF।
पीपीएफ के ऊपर है ये बिंदु, तो ये क्या है, अधिक कुशलता को दर्शाते हैं। एफिशिएंट है, एफिशिएंट आउटपुट को दर्शाते हैं। डी और ई बिंदु क्या है, इनएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे डी और जो एफ है वो क्या है, इनएफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे कुशलता क्या होती है, कम होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरीके से जो एफ पॉइंट है, एफ बिंदु है, वो उस पर क्या होता है, एफ इज एन आउटपुट कम्बिनेशन दैट इज़ नॉट येट अटेनेबल। तो एक ऐसा बिंदु है जो जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अप्राप्य बिंदु है। तो सेकंड जो इसका पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं पीपीसी कर्व के लिए, कि पीपीसी पर कोई भी बिंदु यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कुशलता से अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर रही है, और पीपीसी बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। बाईं ओर मतलब नीचे की ओर। तो पीपीसी के भीतर, भीतर मतलब अंदर, क्या है कि पूरा उपयोग को नहीं हुआ को दिखाता है, मतलब संसाधनों के पूरा प्रयोग नहीं हुआ है उसको ये क्या करता है, दिखाता है अंदर के पॉइंट डी और ई में। इसी तरीके से इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था अपने सीमित संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग नहीं कर रही है, जैसा कि मैंने अभी बोला था। दूसरी ओर क्या है कि पीपीसी के बाहर स्थित बिंदु या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में एक सही बदलाव के कारण संसाधनों की वृद्धि दिखाई देती है। तो क्या है कि प्रौद्योगिकी में उन्नति, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक में उन्नति के कारण हो सकती है, और यह क्या होता है, एक अप्राप्य स्थिति होती है। ये क्या होता है, ये नॉट अटेनेबल पॉइंट होता है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने हमारे पास संसाधन नहीं होते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आगे हम उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।